साथियों, चैनल मेरा नया है। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको वो हर चीज़ आपसे साझा करने की कोशिश करूंगा जिसके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जरूर कराएंगे। अब होता क्या है मेरे प्यारे साथियों, 10वें मंडल के अंत में जुड़ा चौथा, यानी पहले 3 ही वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ठीक है ना, यानी एक तरीके की 3 ही जातियां थी। ठीक है ना, उस समय 3 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। 10वें मंडल के अंत में चौथा वर्ण शूद्र जुड़ा, जो कि विराट पुरुष के पैरों से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, ये मैंने बता दी आपको यहाँ की, और ये बताई मैंने, यानी 2 तरीके के मत थे। ठीक है, अब होता क्या है, सामाजिक विभाजन की अगर मैं बात करूं, आर्य समाज जो था उसके विभाजन की बात करूं तो आर्य समाज का जो विभाजन था वो अनुवांशिक नहीं था। अनुवांशिक न होकर क्या था, मैंने आपको पहले बताया, व्यवसाय, यानी जो व्यापार, व्यवसाय, जो व्यापार था उसके आधार पर समाज बटा हुआ था। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया इसलिए। ठीक है ना, ये नहीं था कि आज जो ब्राह्मण है वो अनुवांशिक था, ब्राह्मण के कुल में भी कोई भी किसी भी कार्य को कर सकता था। ये ऋग्वेद में भी साफ और स्पष्ट है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब क्या है कि भाई व्यवसाय के आधार पर हो गया। अब इसकी पुष्टि कैसे होती है कि वाकई में क्या ऐसा था कि भाई क्षत्रिय क्षत्रिय ही होंगे, वैश्य वैश्य ही होंगे, ब्राह्मण ब्राह्मण ही होंगे? नहीं, ऋग्वेद काल में कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति, यानी किसी भी वर्ण का व्यक्ति किसी भी वर्ण के अंतर्गत आ सकता था। यानी अगर ब्राह्मण कुल में भी कोई अगर व्यक्ति ताकतवर है, योद्धा है, तलवार भाला चलाना जानता है, तो उसकी गिनती फिर वो क्षत्रिय क्षत्रिय वर्ण में आती थी। अगर कोई ब्राह्मण या कोई क्षत्रिय आम जनता की तरह रहना चाहता हो, यानी उस पर अध्यापन करना, पढ़ाई का यानी करना, धार्मिक क्रियाकलाप नहीं करता था, ना वो योद्धा था, तो वो आम लोगों की यानी वैश्य में उसकी गिनती आ सकती थी। यानी कोई सी भी, यानी अगर कोई आम जनता, आम व्यक्ति था और वो युद्ध लड़ना जानता था, ताकतवर था, तो वो क्षेत्र वर्ण में उसकी गिनती आती थी। या फिर आम व्यक्ति जो था और वो पढ़ना जानता था, विद्या सिखाना जानता था, धार्मिक क्रियाकलापों को कर सकता था, शिक्षा दे सकता था, शिक्षा ले सकता था, तो वो क्या था, वो उसकी जो वर्ण में आती थी तो वो आती थी गिनती, फिर ब्राह्मण वर्ण में आ जाती थी। तो उस समय कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में आ सकता था। इसकी पुष्टि कैसे होती है, क्या ये सच्चा है या नहीं? तो देखो, किसी भी वर्ण में आने के लिए इसकी पुष्टि होती है 9वें मंडल में। ठीक है ना, ऋग्वेद के किस है, ऋग्वेद के 9वें मंडल से इसकी पुष्टि होती है। वो किस प्रकार होती है कि एक ही परिवार के लोग, इसमें क्या दिखाया गया है कि एक ही 9वें मंडल में क्या है, 9वां मंडल, ठीक है, लिख लेना। 9वें मंडल में ये चीज बताई गई है कि एक ही परिवार की ठीक है ना, एक ही परिवार के जो लोग हैं वो किसी भी कार्य को अपनी जीवन शैली के आधार पर कर सकते थे। जैसे कि इसमें 9वें मंडल में क्या चीज बताई गई है कि एक ही परिवार के लोग, मौखिक बता देता हूं, एक ही परिवार के लोग, इसमें क्या था, एक तो चिकित्सक, ठीक है ना, क्या था, एक ही परिवार में एक चिकित्सक, ठीक है ना, एक कवि और एक बर्तन बनाने वाला। यानी इसमें 9वें मंडल में यह चीज बताई गई है कि वर्ण व्यवस्था उस समय कर्म के आधार पर थी, जातिगत आधार पर नहीं थी। ठीक है ना, कर्म के आधार पर एक ही जाति का व्यक्ति कुछ भी, यानी एक जाति में अगर बहुत सारे सदस्य हैं तो वो किसी भी कार्य को कर सकते हैं। जैसे 9वें मंडल में इस चीज की पुष्टि हुई है कि एक ही परिवार के लोग, एक तो कवि था और एक चिकित्सक यानी डॉक्टर, और एक क्या था, बर्तन बनाने वाला, जो कि अब देखो आम भाषा में कहें, आधुनिक भाषा करें तो कुम्हार। बर्तन बनाने वाले कुम्हार थे, चिकित्सक का कार्य करने वाले होते थे वैद्य, और कवि जो होते वो साहित्यकार, लेखक। तो वो क्या थे, वो एक ही परिवार के हो सकते थे। तो इसलिए किसी भी वर्ण का व्यक्ति कोई भी
किसी भी जाति का व्यक्ति किसी भी जाति के कार्य को उस समय कर सकता था, यानी कर्म के आधार पर यह समाज, आर्य समाज जो था ऋग्वेदिक काल का, बटा हुआ था। अब ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। बात करते हैं समाज में और क्या प्रचलन में था। आर्य समाज में क्या था, उस समय बाल विवाह देखने को नहीं मिलता। तो ऋग्वेद काल में क्या नहीं मिलता, तो इसी में देखो एक ही परिवार को मैं लिख देता हूं, कवि भी, ठीक है ना, वेद भी, ठीक है, और बर्तन बनाने वाला भी, ठीक है, बर्तन बनाने। बर्तन बनाने वाले, यानी एक परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को कर सकता था। ये उस समय ऋग्वेद के 9वें मंडल में इस चीज की पुष्टि हो चुकी है। अब बात करें और आगे, भाई देखो क्या नहीं था ऋग्वेद में, क्या चीज नहीं मिलती समाज में, तो ऋग्वेदिक काल के समाज में, यानी जब ऋग्वेद काल था तो उस समय जब आर्य यहाँ थे तो बाल विवाह नहीं था। ठीक है, मैं वही पॉइंट आपसे साझा करने की कोशिश करूंगा जिसके आधार पर मुझे भी लगता है कि पेपर में शायद पूछ लिया जाए। ठीक है, तो बाल विवाह नहीं था। हाँ, ऋग्वेदिक कालिक समाज में क्या था, अंतर जातीय विवाह थे, अंतर जातीय विवाह जरूर थे। अब अंतर जातीय विवाह क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो देखो ऋग्वेद काल के समाज में जो अंतर जातीय विवाह थे उसमें था एक अनुलोम, अनुलोम, ठीक है, अनुलोम विवाह। अब अनुलोम विवाह कौन सा होता था, और प्रतिलोम, ठीक है, प्रतिलोम विवाह, ये कौन से विवाह होते थे, अब इनके बारे में जान लेते। भाई ऋग्वेदिक कालिक सामाजिक, हम केवल सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे। तो देखो जो अनुलोम विवाह होता था उसमें होता था उच्च वर्ग का व्यक्ति, क्या था, उच्च, उच्च वर्ग यानी वर्ण, उच्च वर्ग का पुरुष, ठीक है ना, इसमें उच्च वर्ग का तो पुरुष होता था। ठीक है, आपको समझ में भी आ रही होगी। भाई उच्च वर्ग का तो व्यक्ति यानी इंसान, और प्लस क्या था, निम्न वर्ग की, निम्न वर्ग की, निम्न वर्ग वर्ण की कार्तिक कन्या, लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो उच्च वर्ग का यानी ऊंची जाति का, ऊंचे वर्ण का कोई व्यक्ति होता था, और निम्न यानी नीचली जाति की कोई भी लड़की होती थी, उनको, उनकी आपस में शादी होती थी, वो शादी क्या कहलाती थी, अनुलोम विवाह। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, अंतर जातीय विवाह। ठीक है, ये उस समय था। प्रतिलोम विवाह की अगर बात करें तो प्रतिलोम विवाह में क्या था, प्रतिलोम विवाह में जो होता है वो ये कि उसमें होता था निम्न पुरुष। तो यहाँ पे क्या था, निम्न पुरुष, निम्न पुरुष, ठीक है, इसमें क्या था, निम्न पुरुष था, और उच्च कुल की यानी उच्च वर्ग की क्या थी, कन्या। समझना आप मेरी बात को, इसमें क्या था कि पुरुष जो होता था वो निम्न कुल का, यानी नीचे कुल का पुरुष और ऊंचे कुल की लड़की होती थी, उसकी शादी होती थी। इस विवाह को क्या बोलते थे, तो इस विवाह को बोलते थे प्रतिलोम विवाह। और यानी और समाज में अगर इस तरीके की शादी होती तो उनसे जो संतान पैदा होती थी उस संतान को भी हम बताएंगे क्या कहते थे, लेकिन ज्यादातर वर्ण संकर ज्यादातर कहा गया। अब देखो इसमें क्या है, इसके भी उदाहरण है। क्या वाकई में प्रतिलोम या अनुलोम या प्रतिलोम विवाह हुए थे ऋग्वेद काल में, तो हाँ हुए थे। हुए थे कैसे, कि इसमें उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे बात करूं तो राजा असंग हुआ करते थे। क्या थे, राजा असंग। तो लिख दूं यहां पर, तो यहां पर लिख देता हूं, क्या थे, राजा असंग। ठीक है, राजा असंग, राजा असंग का जो है विवाह हुआ था, किससे हुआ था, तो राजा असंग का विवाह जो हुआ था, तो ये कौन थे, राजा असंग थे क्षत्रिय, और इनका विवाह किससे हुआ था, अंगिरस कुल की कन्या से। और अंगिरस कुल कौन था, राजा असंग कौन थे, क्षत्रिय, क्षत्रिय। अब इसमें क्या था, इन्होंने किससे शादी की थी, इन्होंने की थी अंगिरस, अंगिरस कुल की, अंगिरस कुल यानी ब्राह्मण कुल की लड़की से इन्होंने शादी की थी। तो क्षत्रिय प्लस ब्राह्मण। ठीक है, अब इनकी शादी हुई थी, उदाहरण मैंने आपको दिया। अब इसके बाद में दूसरा उदाहरण, उसमें क्या है, ऋषि,
कक्षीवान क्या थे? ऋषि थे एक, यानी ऋषि कौन थे? ब्राह्मण। तो ऋषि, एक ऋषि थे जिनका नाम था काक्षीवान, ठीक है। काक्षीवान ने, अब ये थे ऋषि काक्षीवान, इन्होंने भी क्षत्रिय लड़की से शादी की थी। दूसरा उदाहरण, लड़की कौन सी थी? तो क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय कुल की कन्या से इन्होंने विवाह किया। तीसरा उदाहरण अगर मैं देने की बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो वो क्या है कि देखो लोप मुद्रा। लोप मुद्रा कौन थी? विदर्भ राज की पुत्री थी। और विदर्भ राज कौन थे? राजा थे, क्षत्रिय थे। तो देखो लोप मुद्रा ने भी, लोपा मुद्रा कहते हैं इन्हें, ठीक है, लोपा मुद्रा ने किससे शादी की थी? तो ऋषि अगस्त से, ठीक है ना, ऋषि अगस्त, ठीक है। अब ये तो ब्राह्मण थे और ये थे क्षत्रिय, और ये पुत्री किसकी थी? तो विदर्भ राज की। यहां लिख देता हूं, विदर्भ राज, ठीक है ना, विदर्भ राज की क्या थी? ये पुत्री थी। कौन थी? लोपा मुद्रा विदर्भ राज की पुत्री थी जो कि क्षत्रिय थी, लेकिन इन्होंने ऋषि अगस्त से विवाह किया था जो क्या थे? ब्राह्मण, ठीक है। तो ये क्या थे? ये हमने जो जानकारी आपसे साझा की ये थी प्रतिलोम और अनुलोम विवाह के बारे में जानकारी। अब एक चीज और थी आर्य समाज में कि देखो दास वर्ण का, दास वर्ण का आर्यों में एक चीज बहुत थी, वो थी कि कोई भी आर्य किसी भी दास वर्ण का, दास वर्ण के साथ शादी नहीं हो सकती थी। दूसरा, भाई बहन की शादी नहीं हो सकती थी। तीसरा, पुत्र, पिता और पुत्री की शादी भी आर्य समाज में, आर्यों का जो समाज था जो कि ऋग्वेदिक काल में, इसमें नहीं हो सकती थी। तो ये बहुत अच्छी चीज उस समय ऋग्वेद काल के समय देखने को मिलती है। अब बात करें कि देखो यहां मैंने आपको बता दिया अनुलोम विवाह होते थे, प्रतिलोम विवाह होते थे, वर्ण संकर जातियां कहलाई जाती थी जब इनकी शादी आपस में होती थी। उदाहरण मैंने आपको दिए, ठीक है, उदाहरण मैंने आपको दे दिए कि भाई देखो क्षत्रियों की ऋषियों के साथ, ऋषियों की क्षत्रियों के साथ, और क्षत्रियों की ब्राह्मणों के साथ शादियां उस समय हुई थी जिनको प्रतिलोम और अनुलोम विवाह बोला जाता था। अब व्यवस्था की बात करें ऋग्वेद काल में, तो जिस समाज में विधवा होती थी, अब अगर उस समय समाज में विधवा होती थी और उनके पति मरने के बाद में, तो वो क्या करते? पुत्र प्राप्ति के लिए, ठीक है ना, अब भाई विधवा हो गई, अब उन्हें समय या अपना जीवन जीने के लिए किसी सहारे की जरूरत पड़ती थी। जब सहारे की जरूरत पड़ती थी तो वो क्या करती थी? जो विधवा होती थी वो समाज की परमिशन मान लीजिए आप उसे, ठीक है, देवर के साथ या अपने इच्छा अनुसार अपने किसी संबंधी के साथ में क्या करती थी? वो सहवास के द्वारा, सहवास के द्वारा संबंध बना के पुत्र प्राप्ति की कामना, यानी पुत्र प्राप्ति की होने की कामना होती थी। और इस तरीके का जो संबंध होता था या इस तरीके की जो प्रथा थी कि भाई विधवा को अपनी इच्छा के अनुसार या अपने देवर के साथ या अपने मन चाहे किसी व्यक्ति के साथ संबंध के द्वारा, सहवास और संबंध के द्वारा पुत्र प्राप्ति की कामना होती थी, उस प्रथा को क्या कहते थे? जो उस समय थी तो नियोग प्रथा, पुत्र प्राप्ति के लिए थी ये प्रथा, नियोग प्रथा। और इससे जो उत्पन्न होता था पुत्र, ठीक है ना, इस प्रथा के द्वारा उत्पन्न, ठीक है ना, इस प्रथा के द्वारा जो उत्पन्न क्या कि मैं जो संतान होती थी उसे क्या बोलते? क्षेत्रज, क्या बोलते थे? क्षेत्रज। जो इस प्रथा के द्वारा, इस प्रथा के द्वारा जो संतान पैदा हो जाती थी उसको क्या बोलते थे? तो उस उत्पन्न संतान को बोलते थे, उत्पन्न संतान को, नियोग प्रथा के द्वारा उत्पन्न संतान को बोलते थे क्षेत्रज। मेरे प्यारे साथियों, मैं फिर एक बात दोहराऊंगा कि मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।